नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में कविता क्या है निबंध हम पढ़ेंगे। यह निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित निबंध है। चिंतामणि भाग 1 में इस निबंध को रखा गया है। आइए देखते हैं इस निबंध को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में अविस्मरणीय है। अपने निबंधों के माध्यम से इन्होंने हिंदी निबंध को समृद्ध किया है। प्रस्तुत निबंध में आचार्य शुक्ल ने कहा है कि कविता हमें स्वपर के बंधन से मुक्त करती है तथा भाव योग की स्थिति तक ले जाती है। यह कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष की स्थिति है। कविता की परिभाषा देते हुए शुक्ल जी कहते हैं, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। इस निबंध में उन्होंने निम्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। आइए एक एक करके सभी बिंदुओं को देखते हैं। सभ्यता के आवरण और कविता। सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य के व्यापार जटिल एवं बहुमुखी होते चले गए। सत्य के ऊपर असत्य का आवरण चढ़ता गया। जैसे प्रारंभ में भय का लक्ष्य अपने शरीर और अपनी संतति की ही रक्षा तक था, पर बाद में गाय, बैल, अन्न आदि की रक्षा आवश्यक हुई। यहाँ तक कि धन, मान, अधिकार, प्रमुख इत्यादि अनेक बातों की रक्षा की चिंता ने घर कर लिया। कुछ भावों के विषय में अमूर्त तक होने लगे, जैसे कृति की लालसा। भावों को अरूप राग कहते हैं। वर्तमान युग में शत छुपा हुआ है। जो जो हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे, त्यों त्यों एक ओर तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाती है, दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट, गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। दूसरा बिंदु है कविता और सृष्टि प्रसार। हृदय पर नित्य प्रभाव रखने वाले भावों के सामने लाकर कविता बहुत प्रकृति के साथ मनुष्य की अंतः प्रवृत्ति का सामंजस्य स्थापित करते हुए हृदय एवं सृष्टि का विस्तार करती है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में, यदि अपने भावों को समेटकर मनुष्य अपने हृदय की शेष सृष्टि से किनारे कर ले या स्वार्थ की पशु वृत्ति में ही लिप्त रखे, तो उसकी मनुष्यता कहाँ रहेगी। यदि वह लहराते हुए खेतों और जंगलों, हरी घास के बीच घूम घूम कर बहते हुए नालों को देखकर प्रसन्न न हुआ, यदि खिले हुए फूलों को देखकर उसका मन खिला नहीं, सुंदर रूप सामने पाकर अपनी भीतरी कुरूपता का विसर्जन उसने न किया, तो उसके जीवन में क्या रह गया। कवि की काव्य दृष्टि का प्रसार मुख्यतः 3 क्षेत्रों तक पहुँचती है। पहला निर्क्षेत्र के भीतर, दूसरा मनुष्योत्तर बाह्य सृष्टि में, तथा तीसरा समस्त चराचर तक। अगला जो बिंदु है वह है काव्य और व्यवहार। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति भावात्मिक है। केवल तर्क, बुद्धि या विवेचन के बल पर हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। जहाँ किसी कर्म का अनुष्ठान मनुष्य द्वारा होता है, वहाँ कोई भाव या वासना अवश्य छिपी रहती है। केवल इस बात को जानकर ही हम किसी काम को
करने या न करने के लिए तैयार नहीं होते कि वह काम अच्छा है या बुरा, लाभदायक है या हानिकारक। जब उसके परिणाम को कोई ऐसी बात हमारे मन में आती है, तभी हम उस काम को करने या न करने के लिए उद्धत होते हैं। कर्म प्रवृत्ति के लिए मन में कुछ वेग का आना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि किसी जन समुदाय के बीच कहा जाए कि अमुक देश तुम्हारी इतना रुपया प्रतिवर्ष उठा ले जाते हैं, तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अकाल और दरिद्रता का दृश्य दिखाने पर अवश्य असर पड़ेगा। अगला बिंदु है वह है मनुष्यता की उच्च भूमि। कविता हमें मनुष्यता की उच्च भूमि पर ले जाती है। कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख, आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं। हम कुछ देर के लिए अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन कर देते हैं। काव्य श्रवण के माध्यम से इस प्रकार के अनुभव से हृदय का बंधन खुलता है। आचार्य शुक्ल उदाहरण देते हैं कि वह अर्थ पिशाच जिसके अंदर क्रोध, दया, श्रद्धा, भक्ति आदि भावों का लोप हो चुका है तथा केवल पैसों के हिसाब किताब में ही लगा हुआ है। कोई महाक्रूर पुलिस कर्मचारी जिसका हृदय पत्थर के समान जड़ और कठोर हो गया है, जिसे दूसरों के दुख और क्लेश की भावना स्वप्न में भी नहीं आती, ऐसे लोगों की एकमात्र दवा कविता है। भाव युग की सबसे उच्च कक्षा में पहुँचे हुए मनुष्य का हृदय विश्व हृदय हो जाता है। अगली बिंदु है भावना या कल्पना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में धार्मिक लोगों के लिए उपासना या ध्यान का जो अर्थ है, वही साहित्य के लिए भावना या कल्पना है। जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भावों के प्रवर्तन के लिए भी भावना या कल्पना अपेक्षित होती है। जिसकी भावना या कल्पना शिथिल या असक्त होती है, किसी कविता या सरस उक्ति को पढ़ सुनकर उसके हृदय में मार्मिकता होते हुए भी वैसी अनुभूति नहीं होती। कुछ कवि किसी बात के सारे मार्मिक अंगों का पूरे ब्यौरे के साथ चित्रण कर देते हैं। पाठक या श्रोता की कल्पना के लिए बहुत काम छोड़ देते हैं, जबकि कुछ कवि मार्मिक खंड रखते हैं जिसे पाठक की तत्परता कल्पना आप से आप पूर्ण करती है। कल्पना दो प्रकार की होती है, विधायक और ग्राहक। जहाँ कवि पूर्ण चिंतन नहीं करता, वहाँ पाठक या श्रोता को भी अपनी ओर से खुद कल्पना करनी पड़ती है। अगली बिंदु है कविता में सौंदर्य। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि सौंदर्य बाहर की नहीं, बल्कि मन के भीतर की वस्तु है। जो कविता अपने भावगत सौंदर्य के माध्यम से हमारे मर्म का स्पर्श करती है, वह सार्थक कविता होती है। कविता में व्यक्त भाव जब हमारी सत्ता के क्रोध जैसे बुरे भावों का तिरोभाव करती है, हमारे मन में सौंदर्य की अनुभूति उतनी ज़्यादा होगी और कविता का पूर्ण प्रभाव मन पर पड़ेगा। कविता एक ओर जहाँ प्रकृति के मनोरम दृश्यों में छुपे सौंदर्य से हमारा साक्षात्कार करती है, तो वहीं उसी प्रकार से मानव के सुंदर कर्मों, सुंदर भावों और मनोवृत्तियों में छुपे सौंदर्य को भी मन में बसाती है। कवि की दृष्टि हमेशा सौंदर्यमुखी होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कवि अपने काव्य विषय को अधिकाधिक उदात्त और प्रभाव वृद्धि के लिए कई प्रकार के सौंदर्यों का मेल भी करता है। अगली जो बिंदु है वह है कविता की आवश्यकता। मनुष्य के लिए कविता प्रयोजनीय वस्तु है। यह संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में
किसी न किसी रूप में पाई जाती है। मनुष्य अपने ही कार्यों का ऐसा सघन और जटिल मंडल बांधता चला आ रहा है, जिसके भीतर बंध बंध कर शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध भूला सा रहता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने का डर बराबर बना रहता है। इसी की अंतः प्रवृत्ति में मनुष्यता को समय समय पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ लगी चली आ रही है और चलेगी। जिसमें आनंद भावना एवं मनुष्यता है, उन्हें कविता की आवश्यकता बराबर महसूस होती रहेगी। जानवरों को इसकी ज़रूरत नहीं है। शुक्ल जी कहते हैं कि चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। अगली जो बिंदु है वह है कविता पर अत्याचार। आचार्य शुक्ल के शब्दों में कविता पर अत्याचार भी बहुत कुछ हुआ है। लोभियों, स्वार्थियों और खुशामदियों ने उसका गला दबाकर कहीं अफवाहों की आसन पर चढ़ने वाली स्तुति कराई है, तो कहीं द्रव्य देने वाले की निराधार निंदा। ऐसी तुच्छ वृत्तियों का अपवित्र हृदय है, कविता के निवास के योग्य नहीं है। कविता देवी के मंदिर ऊंचे खुले विस्तृत और पुनित हृदय है। सच्चे कवि राजाओं की सवारी ऐश्वर्य की सामग्री में ही सौंदर्य नहीं ढूंढे। वे फूस के झोपड़ी, धूल मिट्टी से सने किसान, बच्चों के मुंह में चारे डालते हुए पक्षियों, दौड़ते हुए कुत्तों और चोरी करती हुई बिल्लियों में कभी कभी सौंदर्य का दर्शन करते हैं, जिसकी छाया भी महलों और दरबारों तक नहीं पहुंच सकती, जिसके रूप या कर्मकलाप जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्णन में वह सर्वांत सुखाय प्रवृत्ति होता है। निबंधकार का इस संदर्भ में कथन है, श्रीमानों के शुभ आगमन पर पद बनाना, बात बात में उनको बधाई देना कवि का काम नहीं है। आइए इस निबंध के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। कविता क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का महत्वपूर्ण निबंध है। इस निबंध में उन्होंने कविता के दोनों पक्षों यथाभाव एवं कला की विस्तृत विवेचना किया है। काव्य के सभी पक्षों पर उन्होंने प्रकाश डाला है। कविता की विशेषताओं, उन पर हुए अत्याचार एवं कविता को मानव जीवन के लिए आवश्यकता विषय पर भी उनका ध्यान गया है। कविता हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। सच पूछा जाए तो मानव को मानव बने रहने के लिए यह आवश्यक है। काव्य के माध्यम से ही हम दूसरों के सुख दुख, हर्ष विषाद आदि का अनुभव करते हैं। हम दूसरों को दुख में दुखी देखकर एवं करुणा में करुण और द्रवित होते हैं। काव्य हमारे जीवन को मनुष्यता की उच्च भूमि पर ले जाता है। अर्थात शुक्ल जी के बारे में कथन उल्लेखनीय है। विश्व साहित्य जब हमारे शैलीकार की मांग करेगा तो बिना किसी हिचक से हम शुक्ल जी को ला उपस्थित कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में कविता क्या है निबंध पर हमने चर्चा की। इस निबंध में आने वाले अनेक बिंदुओं को, जिस पर शुक्ल जी ने अपने विचार को व्यक्त किया है, उस बिंदुओं को भी हमने इस निबंध में देखा और निबंध के निष्कर्ष को भी देखा। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।